हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो ये हमारा इन्वायरमेंट का सेकंड वीडियो है। लेट अस स्टार्ट। जो पहला जो टॉपिक दिया है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से। ठीक है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को स्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वाज फॉर्म्ड इन 1974 के अंदर इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहाँ पे है? पेरिस में लोकेटेड है। एंड इसको बनाया गया था 1973 वाला ऑयल क्राइसिस आता है तब इसको फॉर्मेशन होता है किसका? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी रिपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी की ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट ये पब्लिश करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके अलावा ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक निकालता है। नेट जीरो बाय 2050, नेट जीरो बाय 2050 इज ए रिपोर्ट बाय इट। एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक और रिपोर्ट है। ग्लोबल ईवी आउटलुक इसकी रिपोर्ट है। ऑयल मार्केट रिपोर्ट भी इसकी रिपोर्ट है। देन वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी इसकी रिपोर्ट्स है। तो नेट जीरो बाय 2050, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, ग्लोबल ईवी आउटलुक, ऑयल मार्केटिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ये सारी इसकी रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो ये पब्लिश भी करता है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2023 इसके द्वारा पब्लिश किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हमें पढ़ना है, वो अभी इसके द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉकटेक। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉकटेक। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमारा जो टारगेट है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर को कम नहीं होने देना है बाय 2100 सेंचुरी, इस सेंचुरी के लास्ट तक, तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या है, कंट्रीज है अपने एनडीसीज अनाउंस करते हैं पेरिस एग्रीमेंट में। तो उनका जो फिर स्टॉकटेक लिया जाता है हर 5 साल के बाद में। तो पहला जो इनका स्टॉक टेक होगा वो 2023 में होगा। ठीक है, इन सीओपी 28 में इनका फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, क्योंकि कंट्री के जो एनडीसीज हैं ओवरऑल सबको कंबाइन कर दिया जाए, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, तो वो बताएगा। तो उसके लिए क्या है कि ये कितने अमीजन हम लोग कर रहे हैं, ऑल कंट्रीज मिलके, सारे सारे देश मिलके कितना अमीजन कर रहे हैं वो इसमें बताया जाएगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉक टेक में। ठीक है, तो इसमें ये पब्लिश करेगी CO2 का डेटा प्लस मीथेन का कंसंट्रेशन कितना कहां से मीट हो रहा है वो सारा इसमें बताया जाएगा। तो फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक कब होगा, कहां पे होगा? COP 28 के दौरान होगा। एंड ये कहां पे होगी आप मेरे को बताओगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट सेक्टोरल इंक्रीज हुआ है CO2 के रेस्पेक्ट में, तो वो सबसे ज्यादा सेक्टोरल राइज हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इमिजन राइज हुए हैं। CO2 के इमिजन सबसे ज्यादा कहां से? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से। ठीक है, तो अभी पिछले दिनों क्या है, ग्लोबल मीथेन प्लेज अनाउंस किया गया था। ठीक है, ग्लोबल मीथेन प्लेज, तो उसमें क्या है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज में 150 कंट्री से ज्यादा उस कंट्री ने इसको ज्वाइन कर रखा है। इसमें ये क्या करना चाहते हैं कि 30% ऑफ मीथेन का जो इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं 30% बाय 2030 तक। ठीक है, 2030 तक कितना रिड्यूस करना है? 30%। 30% रिड्यूस करना है बाय 2030। 30% ऑफ व्हाट? 30% किसका? 2020 में जो मीथेन इमिशन हो रहा है उसका 30% हमें रिड्यूस करना है बाय 2030 तक। ठीक है, तो 30% फ्रॉम द 2020 इज द बेस लेवल माना गया है इसमें। एंड इंडिया ने भी ये ग्लोबल मीथेन प्लेज साइन कर रखा है। ठीक है, तो इंडिया ने कहा है कि हम 35%, तो ये जो टारगेट है वो 30% का है ग्लोबल मीथेन प्लेज में। इंडिया ने कहा है कि हम 35% कम करेंगे। इंडिया कितना करेगा? 35% बाय 2030 तक। कब करेगा? कब तक करेगा? 2030 तक। परंतु हमारा जो बेस लेवल है वो कितने का है? 2005 का है। तो हम कह रहे हैं कि 2005 में जितना हो रहा था उसका 35% हम कम करेंगे बाय 2030 तक। ठीक है, तो हम 35% करेंगे, परंतु 2005 का बेस लेवल है, ग्लोबल वाले का 30% बाय 2030। ठीक है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने क्या है, मीथेन को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, मार्स सिस्टम। द मीथेन द मैथ अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, ये किसका है?
तो इसमें सैटेलाइट के द्वारा मीथेन जो इमिटिंग एरियाज है उनको ट्रैक किया जाएगा। तो मैथ अलर्ट सिस्टम और मार्स किसका है, यूनाइटेड नेशन का है, उसमें सैटेलाइट से मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022। तो ये रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 इसके द्वारा पब्लिश की गई थी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, IQ एयर के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ये एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन सा है, चार्ट है, CHA चार्ट, ठीक है। ये अफ्रीकन नेशन है एक चार्ट, तो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड का। दूसरे नंबर पे जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है, दूसरे पे नहीं पता है हमें, इंडिया का जब हम जानना चाहते हैं तो इंडिया इज 8th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है इंडिया, 8th नंबर पे आता है, ठीक है। एंड हमारे लिए खुशी की बात यह है कि दिल्ली इज नो लॉन्गर वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। ये क्या है, सेकंड नंबर पे आ गई है अभी दिल्ली। तो इसमें टॉप 50 में से क्या है, 30 इंडियन सिटीज हैं जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड हैं। ये चेक किया जाता है किस आधार पे, PM 2.5 की कंसंट्रेशन के आधार पे इनको चेक किया गया है। तो लाहौर है, पाकिस्तान में जो लाहौर है वो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड का। दूसरे नंबर पे आता है होटान सिटी चाइना का। सबसे ज्यादा लाहौर, दूसरे पे होटान सिटी, तीसरे पे भिवाड़ी अलवर के पास राजस्थान में पड़ता है। तीसरा नंबर पे आता है भिवाड़ी। तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर कौन सा है, लाहौर है, दूसरे पे होटान शहर है, तीसरे पे भिवाड़ी है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली इज सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। पहले मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल हुआ करती थी, अभी क्या है, ये सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बन गई है। उसके अलावा इसको रिप्लेस किया है चाड के द्वारा। तो चाड की कैपिटल क्या है, ये एंडेस डजामेना। तो इसका जमानिया या फिर क्या नाम है, जो भी है, प्रोनाउंस कैसे करना है पता नहीं मेरे को। इसको एंडजामेना इज, ये जो कैपिटल है चाड की, वो क्या है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है वर्ल्ड की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रेस्ट बैरियर बनाया गया है, ठीक है। तो बैम्बू क्रेस्ट बैरियर क्या होता है, ये हम इसको पिक्चर्स में देखें, इसकी पिक्चर देखें। ये जो सड़क के किनारे हाईवेज पे क्या है, ये ऐसे उसका स्टील का लगे होते हैं, आयरन और स्टील का जो मिक्सर से क्या है, बैम्बू जो किनारे, सड़क के किनारे हाईवेज पे लगे होते हैं, ताकि ये जो व्हीकल है वो क्रॉस करके सड़क के दूसरी पार ना जाए, खाई वगैरह में गिर ना जाए। तो ये पहले वो आयरन और स्टील का बना होता था, परंतु अभी इसको क्या है, बैम्बू से बनाया गया है। एंड तो ये बाहुबली, इसका जो नाम दिया गया है वो क्या है, बाहुबली नाम दिया गया है। न्यू क्रेस्ट बैरियर मेड फ्रॉम बैम्बू से बनाया गया है इसको, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया है, बाहुबली, ठीक। तो बाहुबली क्या है, बाहुबली इज इसका नाम है वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रेस्ट बैरियर। कहां पे इसको इंस्टॉल किया गया है, इसको इंस्टॉल किया गया है वानी वरोरा हाईवे, विदर्भा रीजन में पड़ता है ये महाराष्ट्र के, और वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो ये इको फ्रेंडली रहेगा। तो ये 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू बैरियर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जिसका नाम क्या है, बाहुबली। ये पूछा जा सकता है कि बाहुबली वाज इन न्यूज, तो व्हाट इज इट, ठीक है। एंड ये इसको अप्रूव किया गया था नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक ये कहाँ पे लोकेटेड है, इंदौर के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था। इसके अलावा CBRI की जो बिल्डिंग है रुड़की के अंदर, IIT रुड़की के अंदर है, ये सेंट्रल ब्यूरो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा एक जो बैम्बू स्पीसीज इसमें यूज की गई थी, उसका कौन सी स्पीसीज यूज की गई है इसको बाहुबली को बनाने के लिए, वो है बम्बूसा बल्कोआ स्पीसीज। तो बम्बूसा बल्कोआ की जो स्पीसीज है वो इसमें यूज की गई है। इस पे ऑयल वगैरह, ऑयल एंड पॉलीथीन पे इस पे चढ़ाया गया है। तो इस पे कोटिंग की गई है, ऑयल एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन की कोटिंग करके फिर इसको बनाया गया है, ये इंस्टॉल किया गया है। तो जो बम्बूसा बल्कोआ क्या है, बम्बूसा बल्कोआ ये बैम्बू की वैरायटी है। तो ये फीमेल बैम्बू होता है, जो कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ग्रो करता है, ठीक है। बैम्बू को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। बैम्बू इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन गोल्ड, ठीक। एंड बैम्बू का जो 12 साल में लगभग एक बार ही क्या है, फ्लोर देता है बैम्बू। नेक्स्ट इज सेंटोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंटोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है। ये पार्ट है सेंटोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज ए पार्ट ऑफ अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। एंड हम पहले देख चुके हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे क्या लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए माधव गाडजिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी बनाई गई थी।
ठीक है। उसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। ठीक है, तो सेंट एंटोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहीं पे लोकेटेड है, कहां पे, केरल में, केरल में लोकेटेड है, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ पे एक एंडेमिक ट्री की स्पीशीज पाई जाती है जिसका नाम क्या है, ग्लूटा त्रावणकोरिया। तो त्रावणकोर है तो यहाँ से ग्लूटा त्रावणकोरिया है, ये एंडेमिक ट्री की स्पीशीज पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, चैन कुरुंजी। चैन कुरुंजी के बारे में हम स्पीशीज वाले सेक्शन में पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो सेंट ड्यूरनी क्या है, ये एक रिजर्वायर है। यहाँ पे क्या है, सेंट ड्यूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक डैम बना हुआ है, उस डैम का क्या नाम है, थेनमाला डैम। थेनमाला डैम इज लोकेटेड इन सेंट ड्यूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड सेंट ड्यूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, भारत का पहला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ था, जिसका नाम क्या था, थेनमाला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो सेंट ड्यूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां लोकेटेड है, केरल में। किसका पार्ट है, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पे कौन सा पौधा पाया जाता है, ट्री पाया जाता है जो एंडेमिक है यहाँ से, वो है चैन कुरुंजी। डैम कौन सा है, थेनमाला डैम। यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट इको टूरिज्म प्रोजेक्ट भी पाया गया है, शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज थंटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्यों न्यूज में रही है, क्योंकि ये बन चुकी है 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसकी, तमिलनाडु की। तो ये तमिलनाडु की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में रही है। तो 17th कौन सी है, 17th भी अभी रिसेंटली अनाउंस की गई थी, कौन सी, कावेरी। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी क्या है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, बहुत सारी रिवर्स भी फ्लो करती है यहाँ पे, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो थंटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके पास में तमिलनाडु में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे मलाई महादेवेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मलाई महादेवेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में। बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, रंगनाथ स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु यहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा हमने एक देखा था कि जो स्लेंडर लोरिस के लिए कंजर्वेशन के लिए एक सेंचुरी बनाई गई है यहाँ पे तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में भी कुछ किया है, ड्यूगोंग के लिए तमिलनाडु में। इट इज ए जो थंटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कनेक्टिंग पॉइंट है किसका, नीलगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कनेक्ट करता है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ये कनेक्ट करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज महादेई या महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गोवा में एक रिवर फ्लो करती है महादेवी या महादावी रिवर। ठीक है, तो उसी के नाम पे इसको रखा गया है। एंड यहाँ पे एक लोगों ने क्या है, कैंपेन चलाया था, सेव महादाई सेव गोवा, लोगों के द्वारा कैंपेन चलाया गया, तो इस कारण ये न्यूज में रहा था। इसको डिक्लेयर करने की मांग कर रहे थे, टाइगर रिजर्व बनाने की। तो महादाई या महादेवी दावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है, ये गोवा में लोकेटेड है। कहां पे, गोवा में। यहाँ पे दो वाटरफॉल पाए जाते हैं, वाजारा साकला एंड विरदी फॉल्स है, वो कहां पाए जाते हैं, गोवा में। ठीक है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। तो वेस्टर्न कोस्ट है, तो वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न कोस्ट पे हमें जो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी से सीधा मानसून आती है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके अलावा महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा में लोकेटेड है, वहां पे लोकेटेड है गोवा की 3 हाईएस्ट पीक। तो गोवा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सोनसोगोड। इसके अलावा यहाँ पे लोकेटेड है हाईएस्ट पीक तालचेसाडा एंड वागेरी पीक। तो सोनसोगोड, तालचेसाडा एंड वागेरी पीक, ये कहां पे लोकेटेड है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा। ठीक, नेक्स्ट इज हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में रही है वो कौन सी है, सुनाभेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुनाभेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है उड़ीसा में लोकेटेड है। इसको प्रपोज किया गया है टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, तो ये उड़ीसा के ऊपर छत्तीसगढ़ लाई करता है, और इधर उड़ीसा है, नीचे उड़ीसा है और ऊपर क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये यहाँ पे इसके बॉर्डर पे ही लोकेटेड है, और इसके आसपास में वाले एरियाज में छत्तीसगढ़ में क्या पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में इसके कंटिन्यूअस है सीता नदी एंड उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो सीता नदी एंड उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, और वो सूनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंटिग्यूअस रीजन में आती है, उसके आसपास पड़ती है। सूनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड है जोंग रिवर के कैचमेंट एरिया में पड़ती है। ये सूनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन जोंग रिवर कैचमेंट एरिया। तो यहां से इंदिरा नाला एंड उदंती रिवर है जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साउथ में लाई करती है, इंदिरा नाला एंड उदंती रिवर। नेक्स्ट इज कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे है? ये लाई करती है यूपी में, ठीक है, यूपी के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पार्ट है दुधवा टाइगर रिजर्व का, ठीक है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व का ये पार्ट है। तो यूपी का 4th नेशनल पार्क हम जानते हैं कि रानीपुर में आया है, रानीपुर में एलिफेंट रिजर्व है शायद वो, ठीक है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो लोकेटेड है यूपी में, अपर गंजेटिक प्लेन में ये पाई जाती है, ठीक है। तो अपर गंजेटिक प्लेन में तराई वाले रीजन में ये पड़ती है। तो ये स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है बिटवीन टाइगर हैबिटेट ऑफ इंडिया एंड नेपाल, ठीक। यहाँ पे कौन कौन से जो वेजिटेशन पाई जाती है? साल एंड टीक फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पे इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे घड़ियाल पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है, राइनो, गंजेटिक डॉल्फिन, स्वैम्प डियर, हिस्पिड रेयर, बंगाल फोरियोरिकोन, व्हाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड वुल्चर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज टांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पे लोकेटेड है? टांसा है, ये टी से टांसा, टांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे है? ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, ये पड़ती है महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में। यहां से 2 रिवर फ्लो करती है, टांसा रिवर एंड वेतरना रिवर। तो टांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कितनी रिवर फ्लो करती है? 2 रिवर। कौन कौन सी? टांसा एंड वेतरना रिवर। टांसा रिवर है वो इसके मिड से फ्लो करती है, ठीक है। तो टांसा रिवर इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, किसको? टांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। यहाँ पे पाए जाते हैं साउदर्न ट्रॉपिक मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो ट्री लाइक कलाम, बीबला, खेर, हेड, टीक, बेम्बू यहाँ पे देखने को पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मोइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे इसके अलावा वाइल्ड लाइफ में देखें तो हम पांथेर पाया जाता है यहाँ पे, बार्किंग डियर, माउस डियर, हाइएना, वाइल्ड बोर यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड वैरायटी ऑफ जिप्स, इंडियन जिप्स की जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वैरायटी है वुल्चर्स की, वो यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट इज नेशनल चंबल सेंचुरी। तो चंबल रिवर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि चंबल रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? विंध्यास में होता है। तो चंबल रिवर है वो फ्लो करती है एमपी से होते हुए राजस्थान में आती है, और राजस्थान में हमने देखा थे बहुत सारे डैम भी बनाए गए हैं, जैसे गांधी सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है, चंबल पे बनाए गए हैं। तो नेशनल चंबल सेंचुरी हमने देखा था कि ये 3 जो राज्य हैं उनके ट्राई जंक्शन पे पड़ती है। कहां कहां पे? राजस्थान, यूपी एंड एमपी। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लाई करती है ट्राई स्टेट सेंचुरी ही बोला जाता है इसको, इन एमपी, यूपी एंड राजस्थान के ट्राई जंक्शन पे ये लाई करती है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सेंटर है यहाँ पे। इट इज अगेन ए इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है ये, और ये एक प्रपोज्ड रामसार साइट भी है, नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक। नेक्स्ट सेंचुरी है वो हमारी न्यूज में रही है, बर्ड सेंचुरी न्यूज, थाने क्रीक फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो थाने क्रीक बर्ड सेंचुरी है, इसका एक और नाम भी है, इसको बोला जाता है एरोली फ्लेमिंगो सेंचुरी। तो एरोली फ्लेमिंगो सेंचुरी और थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है, वो है हमारे देश की फर्स्ट फ्लेमिंगो सेंचुरी, ठीक है। तो इट इज इंडियाज फर्स्ट फ्लेमिंगो सेंचुरी, थाने क्रीक और एरोली फ्लेमिंगो सेंचुरी। ये लोकेटेड है वेस्टर्न बैंक ऑफ थाने क्रीक के में लोकेटेड है। यहाँ पे मैंग्रोव्स, मड फ्लेट और वाटर बॉडीज पाई जाती हैं बहुत सारी। ये एक रामसार साइट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं। फ्लोरा के बारे में बात करें तो एविसीनिया मरीना, उसके अलावा राइजोफोरा म्यूकुरनाटा, देन एंथेसस,
इलिफिकोकस, ये बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, नहीं याद होगा इसमें, ठीक है। देन यहाँ पे फोना के बारे में बात करें तो लेसर फ्लेमिंगो है, तो नाम से ही फ्लेमिंगो आ रहा है, तो लेसर फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो दोनों पाए जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एशियन ओपन बिल व्हाइट स्टोक भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज सामान बर्ड सेंचुरी। तो समान बर्ड सेंचुरी ये लोकेटेड है यूपी में, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन यूपी। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड भी बहुत सारे आते हैं। ये क्या है, एक रामसार साइट है, तो इट इज ए रामसार साइट ऑफ यूपी। यूपी में कितनी रामसार साइट है आप मेरे को बताओगे, ठीक है। सबसे ज्यादा रामसार साइट कहाँ पे है, सबसे बड़ी रामसार साइट तो सुंदरबन है, सेकंड नंबर वाली है वो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रामसार साइट इज लोकेटेड इन मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्या है, एक ऑक्सबो लेक है ऑफ गंगा रिवर के जो फ्लड प्लेन में है, ये लोकेटेड है ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक होती है, ये रिवर होती है, जब म्यांडर करती है तो वो एंड स्टेज में क्या है, वो अपना ऑक्सबो लेक बनाती है। तो म्यांडर कट ऑफ हो जाता है एंड स्टेज में, तब वो ऑक्सबो लेक बनाती है। नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहां पे लोकेटेड है, ये आसाम में लोकेटेड है, आसाम। तो इट लाइज ऑन नॉर्थ बैंक पे लाई करता है ब्रह्मपुत्रा के, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्रा है, उसके नॉर्थ बैंक पे क्या है, ये लाई करता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये क्या है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पे वर्ल्ड की 2/3 काजीरंगा नेशनल पार्क में वर्ल्ड का 2/3 ग्रेट इंडियन राइनो की पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। 2/3 ऑफ ग्रेट इंडियन राइनो पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। मिनी काजीरंगा किसको बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। इट इज द लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एरिया ऑफ इन दी ब्रह्मपुत्रा वैली। यहाँ पे ये अलुवियल ग्रासलैंड पाए जाते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पाई जाती है एलिफेंट ग्रास। एलिफेंट ग्रास यहाँ पे मिलती है, तो एलिफेंट ग्रास के बारे में आपको और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एलिफेंट ग्रास इज फाउंड इन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के आसपास, इंटरमिक्स्ड विद स्वैम्प लैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। वाटर लिलीज देखने को मिलता है, वाटर हायासिन्थ भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक रतन केन पाया जाता है। तो रतन केन क्या है, रतन केन इज ए क्लाइंबिंग पाम है। तो ये पाम की स्पीसीज है, पाम की स्पीसीज क्या है, रतन केन। कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के अलावा यहाँ पे लेपर्ड भी देखने को मिलता है, फिशिंग केट भी देखने को मिलता है। देन रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है यहाँ पे, पार्किंग डियर, हॉक डियर, इसके अलावा और भी स्पीसीज पाई जाती है। तो काजीरंगा इट इज वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग होम ऑफ एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक वेस्टर्न हुलॉक गिबन। तो जो एंडेंजर्ड वेस्टर्न हुलॉक गिबन है, उनका ये वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग होम है। तो ओनली एक की जो स्पीसीज है वो यहाँ पे पाई जाती है, कौन सी, गिब्बॉन। तो गिब्बॉन यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, हुलॉक गिब्बॉन, ये एप की स्पीसीज भी है। यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है एक बंगाल फ्लोरिकॉन, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है काजीरंगा में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड बंगाल फ्लोरिकन पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज केलादेव और केलादेवी नेशनल पार्क। ये कहां पे लोकेटेड है, इसका पुराना नाम क्या है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। ये राजस्थान में लोकेटेड है, केलादेव और भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये लाई करता है सेंट्रल एशियन जो माइग्रेटरी फ्लाईवे है उसके ये मिडल पे लाई करता है। ये एक रामसार साइट है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है केलादेव नेशनल पार्क। यहाँ पे साइबेरियन क्रेन जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सांबर, नीलगाय, वाइल्ड केट, हाइना, वाइल्ड बोर और बर्ड बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो है हमारा एरिवाकुलम नेशनल पार्क। तो एरिवाकुलम नेशनल पार्क यह कहां पे लोकेटेड है, एरिवाकुलम नेशनल पार्क, तो यहां पे पाए जाते हैं नीलगिरी टाहर। तो नीलगिरी टाहर क्या है, बेसिकली एक माउंटेन गोट है, ठीक है। तो इट इज यहाँ पे माउंटेन गोट है, एरिवा नीलगिरी टाहर इज ए माउंटेन गोट है, तो वो इस एरिया में एंडेमिक है और नीलगिरी टाहर इज एंडेंजर्ड है, ठीक है। ये क्या है, एंडेंजर्ड है। तो एरिवाकुलम पार्क है वो, एरिवाकुलम नेशनल पार्क है वो केरल में लोकेटेड है, केरल में कहां पाया जाता है ये, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में कहां पे, कनन देवन हिल्स में ये पाया जाता है, कनन देवन हिल्स में ये लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे
एरिवाकुलम नेशनल पार्क में वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अनाईमुडी। वो कहां पे लोकेटेड है? एरिवाकुलम नेशनल पार्क में लोकेटेड है। नीलगिरी टहर भी यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रोलिंग ग्रासलैंड भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल पैचेज ऑफ सोला फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। द पार्क एरिवाकुलम नेशनल पार्क है, यहाँ पे नील कुरिंजी पाए जाते हैं, नील कुरिंजी, ठीक है। तो जो 12 साल में क्या है, एक बार ब्लूम होते हैं। इसके बारे में, नील कुरिंजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो नील कुरिंजी पाया जाता है 1600 लेके 3000 मीटर की हाइट पे वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। एंड ये जो मोस्टली पाया जाता है सोला फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, सोला ग्रासलैंड में अबो 1800 मीटर। तो जो नीलगिरी का जो नाम है वो आया है, ब्लू माउंटेन्स है वो इसी के नाम से आया है, क्योंकि इसके फ्लावर्स है वो ब्लू पर्पल ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। नील कुरिंजी, नीला कुरिंजी मतलब नीला मतलब ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलम नेशनल पार्क। तो मोलम नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? ये गोवा में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो मोलम नेशनल पार्क में एक मालाबार ट्री टोड पाया जाता है। ट्री पे रहने वाला क्या है? टोड, यानी कि जो टोड क्या होता है? एम्फीबियन होता है टोड एक। तो यहाँ पे एक अभी चेकलिस्ट ऑफ इंडियन एम्फीबियन रिलीज की गई थी, किसके द्वारा? चेकलिस्ट ऑफ इंडियन एम्फीबियन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई थी। एंड मालाबार ट्री टोड है वो कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है मोलम नेशनल पार्क में। ये कहां पे लोकेटेड है? ये वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये जो ट्रीज है वो होलो ट्रीज होते हैं, होलो इनके लीव्स वगैरह में ये ऊपर ट्री के ऊपर पाया जाता है, तो खाली बच जाता है। तो ये जो ट्री जो टोड होता है, ये फ्रॉग की स्पीसीज है। तो ये जो टोड होता है वो मानसून के सीजन में बाहर आता है और उसके बाद में ये दिखाई नहीं देता है, उसके बाद में ये क्या है, डिसअपियर हो जाता है मानसून के बाद में। तो ये ओनली टोड माना गया है कि ऐसा माना जाता है कि ये ओनली टोड है टू डिवेल इन हाई कैनोपीज में रहने वाला ओनली टोड स्पीसीज कौन सी है? मालाबार ट्री टोड है। एंड इसको किससे खतरा है? इसको एक फंगस है, डेडली फंगस है, जो सारे एम्फीबियंस के लिए खतरा है, वो भी इसके लिए खतरा है। इस फंगस का नाम क्या है? बत्रा बत्रा कोचिट्रियम। ये जो फंगस है बत्रा कोचिट्रियम डेंड्रोबाटिडिस डेंड्रोबैटिडियस। तो बत्रा कोचिट्रियम डेंड्रोबाटिडिस ये एक डेडली फंगस है जो कि एम्फीबियंस की पॉपुलेशन को खत्म कर रही है। वो इसके लिए मालाबार टोड के लिए खतरा है। ये जो है मालाबार ट्री टोड है वो भी क्या है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN की। तो मोलम नेशनल पार्क है, इट इज लोकेटेड इन गोवा। ये गोवा में लोकेटेड है, इसकी कर्नाटक बॉर्डर के पास ये पड़ता है। यहाँ पे कदम्बा डायनेस्टी के कुछ टेम्पल्स पाए जाते हैं मोलम नेशनल पार्क में। इसके अलावा यहाँ पे इसको पहले बोला जाता था मोलम गेम सेंचुरी भी कहा जाता था। इसका जो नया नाम है वो क्या है? भगवान महावीर सेंचुरी भी कहा जाता है इसको। तो मोलम नेशनल पार्क इज आल्सो कॉल्ड एज भगवान महावीर सेंचुरी। तो भगवान महावीर सेंचुरी में हमने क्या देखा है कि मालाबार ट्री टोड पाया जाता है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में, एंड उसको एक फंगस से खतरा है, तो इस फंगस का नाम नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे किंग कोबरा है वो पाया जाता है, किंग कोबरा, हम्प नोज्ड व्हिट पाइपर भी मिलता है, इंडियन रॉक पाइथन। नेक्स्ट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। तो NTCA इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर, इसको एस्टेब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया है। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2005 में। सॉरी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। सॉरी, तो इसका जो काम क्या है? अकाउंटेबिलिटी फोस्टर करना है टू फॉर सेंट्रल स्टेट इन मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व। NTCA के मेंबर कौन कौन से होते हैं? इसका जो इंचार्ज होता है, चेयरपर्सन कौन होता है NTCA का? सॉरी, मिनिस्टर होता है जो सेंट्रल जो यूनियन मिनिस्टर होता है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का, वो इसका क्या है? मिनिस्टर होता है, NTCA का चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है वो भी इसमें मेंबर होता है। उसके अलावा 3 इसमें MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड एक जो सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, वो भी इसका मेंबर होता है। सॉरी,
तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था, 1972 में, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एंड जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड प्रोवाइड करती है टाइगर रेंज स्टेट्स को जहां पे टाइगर्स पाए जाते हैं। एंड सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं आप मेरे को बताओगे? सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? कहाँ कहाँ टाइगर नहीं पाए जाते हैं? ये सारी बातें आप मेरे को कमेंट में बताओगे। तो एनटीसीए है वो सुपरवाइजिंग एजेंसी है इसकी, प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर फंडिंग प्रोवाइड की जाती है टाइगर स्टेट्स को फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स के लिए, कंजर्वेशन के लिए। तो अभी जो टाइगर्स रिजर्व न्यूज में रहे हैं वो हम देखते हैं। तो उसमें पहला है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो बनाता है ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ हिमालयन ट्राई फॉरेस्ट की इन इंडिया। तो जो हिमालयन के अंदर जो ट्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में, तो उसकी ईस्टर्न मोस्ट लिमिट है वो कहां पे पाई जाती है? यहां तक है। तो ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ ट्राई फॉरेस्ट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये बिहार में लोकेटेड है एंड ये गंजेटिक प्लेन में पाया जाता है। तो बायोजियोग्राफिक जोन भी है ये। तो ये भाबर और ट्राई रीजन में पड़ता है। तो यहाँ पे जो रिवर इससे फ्लो करती है वो गंडक रिवर फ्लो करती है। उसके अलावा पंडई रिवर है, मानोर रिवर, हरहा रिवर, मासान रिवर, बापसा रिवर है, यहां से फ्लो करती है। तो कौन कौन सी? गंडक, पंडई, मानसूर, हरहा, मासान, बापसा रिवर, ये सारी यहां से फ्लो करती है। डिब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व नेक्स्ट है, वो हमारा है डिब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उड़ीसा में। ओडिशा में। ये किसके पास पड़ता है? ये हीराकुंड डैम पे पास पड़ता है। तो हीराकुंड डैम कौन सी रिवर पे बनाया गया है? इसको बनाया गया है महानदी रिवर पे, ठीक है। तो महानदी पे बनाया गया है, तो ये इसके आसपास पड़ता है। तो ये थर्ड टाइगर रिजर्व बन जाएगा उड़ीसा का, यदि इसको अप्रूव कर दिया जाता है। इसको अप्रूव कर दिया गया है एनटीएसए के द्वारा। तो ये थर्ड टाइगर रिजर्व है उड़ीसा का, आफ्टर सिम्पलीपाल एंड सतकोशिया के बाद में। तो डिब्रीगढ़ इज थर्ड टाइगर रिजर्व उड़ीसा। एंड यहाँ पे जो है डिब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व में सुरेंद्र साई क्या है? एक सुरेंद्र साई एक फ्रीडम फाइटर हुए थे। तो वहां पे उन्होंने अपना बेस डिब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व में बनाया था। तो उसके बेस का नाम क्या था? सुरेंद्र साई के बेस का नाम था बारा पथारा था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इससे लोकेटेड दिया आ सकता है कुछ। बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है? ये कर्नाटक में लोकेटेड है, ठीक है। कर्नाटक में पड़ता है ये। एंड ये जो लाई करता है वो ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल के ट्रांजेक्शन पर लाई करता है, ठीक है। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व लाई करता है इसके नॉर्थ वेस्ट में। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व कहां पे है? तमिलनाडु में है। ये लाई करता है, नागरहोल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ, ये मान लेते हैं बांदीपुर है, ठीक है। तो इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट में नागरहोल है। ये नागरहोल है, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मुदामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, ये भी क्या है? नागरहोल इज इन तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा मुदामलाई टाइगर रिजर्व है दैट लाइज इन साउथ। तो इसके साउथ में क्या है? मुदामलाई टाइगर रिजर्व है। तो ये बांदीपुर के साउथ में मुदामलाई, एंड नॉर्थ वेस्ट में क्या है? नागरहोल है, ठीक है। इसके अलावा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लाई करती है केरला में, ठीक है। तो मुदामलाई इज इन तमिलनाडु, नागरहोल इज इन तमिलनाडु, मुदामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये केरल में है, ये इसके साउथ वेस्ट में लाई करती है। तो ये हम देख सकते हैं वायनाड, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट में लाई करते हैं, ये वायनाड है, ठीक है। तो दिस एरिया हैज द रिवर काबिनी इन द नॉर्थ। इस एरिया के रिवर काबिनी है, काबिनी रिवर है, वो यहां से फ्लो करती है, काबिनी रिवर यहां से फ्लो करती है। एंड रिवर मोयार इन साउथ। तो इनके मोयार रिवर है वो यहां से फ्लो करती है, मोयार रिवर। तो ठीक है, तो यहां से ये काबिनी रिवर है। काबिनी रिवर के बाद में नागरहोल है, नागरहोल इज इन तमिलनाडु, फिर बांदीपुर इन कर्नाटक, तो बांदीपुर इन कर्नाटक, फिर इसके बाद में यहाँ पे ये है लोकेटेड है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इधर में है फिर पड़ जाएगा मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, ठीक। एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व को कौन सा सेपरेट करता है? नागरहोल एंड बांदीपुर को सेपरेट करता है काबिनी रिजर्वोयर। तो काबिनी रिजर्वोयर है वो यहाँ पे बनाया हुआ है, इन दोनों को सेपरेट करता है काबिनी रिजर्वोयर। नेक्स्ट इज सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन उड़ीसा में लोकेटेड है। एंड यहाँ पे 2 पीक्स पाई जाती है, ठीक है, 2 पीक मिलती है जिसको ट्विन पीक कहा जाता है, हेरीबुरु एंड मेगासिनी।
तो खेरी बुरु एंड मेगासिनी है जो पीक्स है, माउंटेन पीक है, वो कहां पाई जाती है? सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व है वो है प्रोजेक्ट टाइगर में इसको इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये पार्ट है यूनेस्को का। यूनेस्को का जो मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंदर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर डेजिग्नेट किया गया है, तो उसमें से ये पड़ता है, ये लाई करता है। ठीक है, तो ओनली लैंडस्केप ऑफ वर्ल्ड है जहां पे क्या है, मेलेनिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपलीफाइड टाइगर रिजर्व ओनली टाइगर रिजर्व है वर्ल्ड का जहां पे क्या है, मेलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, पिगमेंट्स वाले। तो मेलेनिस्टिक क्या होते हैं? पिगमेंट्स आपको देखने हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के? नेक्स्ट इज कॉर्बेट रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये कहां पे लोकेटेड है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज इन उत्तराखंड, तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो वहां पे लोकेटेड है जिम कॉर्बेट रिजर्व। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट है, सबसे पहले आया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया इंडिया में। देन उत्तराखंड में पड़ता है, ये पतली दून वैली है, वहां पे ये लाई करता है। ठीक है, यहां से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहां से क्या है, टाइगर रिजर्व है, वहां से रामगंगा, सोना नदी, पलायन, मंडल एंड कोसी रिवर दे फॉर्म द प्रोमिनेंट हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्स फॉर द कॉर्बेट रिवर का। ये पानी का जो सोर्स है वो है, ये रिवर्स है, रामगंगा है, सोना नदी है, प्लेन रिवर, मंडल रिवर, कोसी रिवर। कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो इसका कोर बनाती है। ठीक है, तो ये कहां पे लोकेटेड है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस टाइगर रिजर्व के कोर एरियाज में लाई करते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क लाई करता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में कॉर्बेट इसके बफर कोर एरिया है एंड सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लाई करती है। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सीताबनी फॉरेस्ट रिजर्व भी पाया जाता है। तो सीताबनी माना जाता है कि माता सीता है, तो वहां पे उन्होंने विश्राम किया था इस एरिया में। सीताबनी फॉरेस्ट रिजर्व कहां पे लोकेटेड है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इसके अलावा यहाँ पे एक गिरजा देवी का भी टेम्पल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा? कॉर्बेट नेशनल पार्क इज देयर, देन सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा सीताबनी फॉरेस्ट रिजर्व है, वो भी फॉरेस्ट रिजर्व यहाँ पे पाए जाते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट। देन गिरिजा देवी टेम्पल है, वो यहाँ पे लोकेटेड है। गिरिजा देवी जो टेम्पल है वो लोकेटेड है कोसी रिवर पे, तो इसके कोसी रिवर के किनारे बनाया गया है इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, नेक्स्ट इज ओरांग नेशनल पार्क। तो ओरांग नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो हम, ये लोकेटेड है नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा, तो ये लाई करता है नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ बैंक पे लाई करता है ओरांग। ठीक, तो इट इज आल्सो ए टाइगर रिजर्व, तो इट इज आल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा, इसको कहा जाता है। ओरांग को बोला जाता है मिनी काजीरंगा ऑफ नेशनल पार्क कहा जाता है। और यहाँ पे ग्रेट, ये सिमिलर होता है, इसका जो लैंडस्केप है वो सिमिलर टू काजीरंगा है, इसलिए इसको बोला जाता है। यहाँ पे ग्रेट इंडियन राइनो की पॉपुलेशन पाई जाती है। तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया। बांदीपुर हमने देख लिया, डिब्रूगढ़ इज इन उड़ीसा, वाल्मीकि इज इन बिहार। ठीक है, ये सब हम देख लिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो मोलम नेशनल पार्क इन गोवा, ठीक है, यहाँ पे मोलाबाटा रोड मिल रहा है। एंड एरिवाकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये हमने अभी देख लिया है, केरल में है एरिवाकुलम। केलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। ठीक है, इसके अलावा काजीरंगा हमने देखा है, काजीरंगा के बारे में हमने पढ़ा था ना, काजीरंगा बनोन राइनो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, समान इन यूपी में पाया जाता है। नेशनल चंबल सेंचुरी तीन राज्य में है। टांसा इज इन लोकेटेड वेयर, टांसा, टांसा पाया जाता है ये महाराष्ट्र में। ठीक है, चैतन्य घाट यूपी में है। देन सोनाभेद इज इन उड़ीसा। महादेवी या महादेवी गोवा में लोकेटेड है। देन अंटाई पेरियार इज इन तमिलनाडु, सेंटूरनी इज अगेन केरला। ठीक है, तो ये सारी हमने देख लिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ये टाइगर रिजर्व का मैप दिया हुआ है, तो ये मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट का हम देख लेते हैं, तो डेम्पा पाया जाता है मिजोरम में। डेम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? मिजोरम में।
नामदफा है, ये आप देख सकते हो नामदफा कहाँ पे लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश। तमांग अरुणाचल प्रदेश। देन पक्की टाइगर रिजर्व और पकाई टाइगर रिजर्व ये पूछा गया है कहाँ पर लोकेटेड है, ओरांग ओरांग कहाँ पे है, ओरांग मानस, ये सारा आप देख सकते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल में लाई करता है, बक्सा। देन राजाजी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, पीलीभीत यूपी में है, दुधवा यूपी में है, रानीपुर क्या है यूपी में है, यूपी का नया है। वाल्मीकि क्या है, यहाँ पे देखो नेपाल बॉर्डर पे लाई कर रहा है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि, दुधवा, पीलीभीत ये नेपाल बॉर्डर पे लाई कर रहे हैं तीन। ठीक है, रानीपुर यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा राजस्थान में कौन सी है, सतकोशिया, रणथंभौर, रामगढ़ विस्तारी, तो ये नया बनाया गया था रामगढ़ विस्तारी, मुकुंदरा। देन महाराष्ट्र में देखो तो महाराष्ट्र में सह्याद्री है, कवाल है, टाडोबा है, बोर है, बेलाघाट है, नवगांव है। तो आसी डंडली टाइगर रिजर्व गोवा में है, ये गोवा में है या कर्नाटक में है देखना पड़ेगा, ये मैप में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है, एक कमेटी बनाई गई थी किसके अंडर में, इस कमेटी का नाम क्या है, इस कमेटी का नाम है दीपक वर्मा कमेटी, जस्टिस दीपक वर्मा कमेटी है। तो ये जस्टिस दीपक वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड थी, ये जो है कमेटी थी टू ओवरसी द ट्रांसफर एंड इंपोर्ट ऑफ कैप्टिव वाइल्ड एनिमल। तो कैप्टिव वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको जो एक जगह से दूसरी जगह जू वगैरह में एनिमल्स हैं उनकी अच्छे से रख रखाव हो और उसको ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए देखने के लिए कमेटी बनाई गई थी। क्या नाम था, जस्टिस दीपक वर्मा कमेटी। ठीक है, तो दीपक वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ दिस। तो इसका अभी क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या है जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया है। तो इनिशियली इसका जो जुरिस्डिक्शन था वो दो ही स्टेट से था, त्रिपुरा एंड गुजरात से था। फिर उसके बाद में ये इसका पूरे देश के लिए कर दिया गया है। तो उसका ये पूरे देश के लिए दिस कमेटी फॉर होल ऑफ द इंडिया इट विल कैटर टू द एनिमल इन नीड ऑफ रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू एनीवेयर इन इंडिया। तो वो इस कमेटी का काम होगा वो देखने का। ठीक है, इसमें जो स्टेट के वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे वो भी इस कमेटी का मेंबर होंगे, इसके अलावा बहुत सारे इसमें मेंबर होते हैं। एंड ये देखेगी ग्रीवेंसेस को फॉर एनी ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मैम, ये क्या है, मल्टी एंगल इमेजर ऑफ एरोसोल मिशन। तो इसमें मल्टी एंगल से इमेज ली जाएगी, किसकी, एरोसोल की इमेज ली जाएगी। एंड उसका जो डेटा आएगा उसमें सीधा हम डायरेक्टली हेल्थ के लिए यूज करेंगे। ये जो है मिशन है MAIAM मिशन है। ठीक है, तो ये किस किसका है, ये नासा का है प्लस इटालियन स्पेस एजेंसी दोनों का है, इटालियन स्पेस एजेंसी ASI, नासा और इटली का जो मिशन है। ठीक है, तो नासा एंड इटली ने इसको लॉन्च वो लोग लॉन्च करेंगे 2024 तक इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा नासा और इटली के द्वारा। क्या, मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल मिशन। ठीक है, इसका जो प्राइमरी गोल है वो इसका जो डेटा आ रहा है उससे जो एरोसोल का हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसका प्राइमरी गोल इज टू बेनिफिट द सोसाइटी की हेल्थ को इंप्रूव करना है। तो इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट सिस्टम लगे होंगे, उसमें जो डेटा प्रोड्यूस करेंगे उसको हेल्थ स्टडी में यूज किया जाएगा। ठीक है, और इससे पता चलेगा कि एयर पोल्यूशन का क्या इंपैक्ट हो रहा है, जो एरोसोल्स है एयर पोल्यूशन है उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है उसको स्टडी किया जाएगा। इसमें एक इट विल कंसिस्ट, इसमें क्या है, एक डिवाइस लगी हुई जिसका नाम क्या होगा, प्लेटिनो 2 सैटेलाइट होगा। तो मेन मिशन में एक प्लेटिनो 2 सैटेलाइट भेजा जाएगा। तो प्लेटिनो 2 सैटेलाइट है वो इटालियन स्पेस एजेंसी है वो डेवलप करेगी। तो प्लेटिनो 2 कौन डेवलप करेगी, इटालियन स्पेस एजेंसी। एंड प्लेटिनो 2 है वो पार्ट होगा किसका, मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल। ठीक है, मिशन का ये पार्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट भेजा जाएगा नासा के द्वारा, नासा की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी है वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और भी भेजेगी ताकि इसको मेजर किया जाए। तो ये जो मिशन होगा वो 3 साल तक के लिए चलेगा, 3 ईयर मिशन होगा। एंड इसमें जो है वो स्टडी किया जाएगा एरोसोल और 11 जो सिटीज है उनके ऊपर स्टडी किया जाएगा, जिसमें से भारत का जो इंपॉर्टेंट शहर है वो कौन सा है, न्यू दिल्ली है, भारत की कैपिटल है। वहां का भी एरोसोल ये स्टडी करेंगे, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह। तो इंपॉर्टेंट है कि ये न्यू दिल्ली को भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है लॉस एंजल्स, एटलांटा, बोस्टन, रोम, एडिस अबाबा, इथोपिया, बार्सिलोना, स्पेन, बीजिंग, जोहान्सबर्ग, न्यू दिल्ली, ताइपी, ताइवान एंड तेल अवीवा, ये प्राइमरी 11 लोकेशन है, वहां पर उसको ये एरोसोल को स्टडी करेगा। एंड इट्स मेजरमेंट होगी वो मेजरमेंट ऑफ सनलाइट बताएगी कि एयर जो पार्टिकल्स हैं वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सनलाइट को, उसको भी स्टडी करेगा। जिससे क्या है, इनकी ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी है वो हमें पता चलेगी। तो ये कितना पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाएगा। एंड उससे कितना हार्म हो रहा है तो वो उसको हेल्थ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है, ये हैंग कर गया है तो कुछ
बड़ी मुश्किल से तो उसको बनाया। आईपीसीसी ने अभी क्या है, आईपीसीसी एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक यूएनईपी के द्वारा बनाई गई बॉडी है, एंड वो क्या है, असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती थी। उसका जो 6th साइकिल चल रहा था, तो उसका जो फाइनल रिपोर्ट है वो सिंथेसिस रिपोर्ट के फॉर्म में उसका आउटकम आएगा। तो सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ये पूछा जा सकता है कि ये आईपीसीसी के द्वारा पब्लिश की गई है। ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, आईपीसीसी से रिलेटेड है। आईपीसीसी को कब तो सिंथेसिस रिपोर्ट है जो भी आईपीसी के द्वारा रिपोर्ट थी उनकी नॉन टेक्निकल समरी होगी, ताकि लोगों को बताया जा सके, इसमें जागरूक किया जा सके, सबको एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, एंड इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो चुकी है। अभी तक ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितना है, 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है अबव इंडस्ट्रियल लेवल के बाद में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में। आईपीसीसी क्या है, आईपीसीसी को एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। 1988 में वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस डब्ल्यूएमओ प्लस यूएनईपी के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है आईपीसीसी का, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो ये इट सर्व एज ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, तो ये रेगुलर असेसमेंट करती है, साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है नहीं है, उसका एविडेंस देने की कोशिश करती है, एंड ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो ये खुद की कोई रिसर्च नहीं करती है। आईपीसीसी डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट कंडक्ट ओन रिसर्च, कंडक्ट नहीं करती है। जो भी डेटा होता है इसको ये कंपाइल करती है। नो डज इट मॉनिटर एनी क्लाइमेट रिलेटेड पैरामीटर्स, न तो ये मॉनिटर करती है और न ही ये अपनी रिसर्च करती है। इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करते हैं इसके वर्क को, काम नहीं करते हैं, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर ये डेटा कलेक्ट करके ये दूसरों का डेटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती है। तो असेसमेंट रिपोर्ट है वो आईपीसीसी पब्लिश करती है। वो क्या है, साइंटिफिक टेक्निकल एंड सोशो इकोनॉमिक, साइंटिफिक टेक्निकल एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक असेसमेंट होता है क्लाइमेट चेंज का, जो इसका असेसमेंट रिपोर्ट होती है उसमें। तो असेसमेंट आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट है वो कंप्राइज करती है कि कौन कौन सी रिपोर्ट आ गई है अब तक की। वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट आई थी, वर्किंग ग्रुप 2 रिपोर्ट आई थी, वर्किंग ग्रुप 3 रिपोर्ट, उसके अलावा इसमें 3 स्पेशल रिपोर्ट दी गई थी, उसके अलावा इसमें मेट्रोलॉजी रिपोर्ट है, सिंथेसिस रिपोर्ट है, ये सारी इसका आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट का पार्ट बनती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट, तो कौन कौन सी है इसमें है, कौन कौन सी। वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट 1 है, वर्किंग ग्रुप 2 की रिपोर्ट है, उसके अलावा 3 की रिपोर्ट है, वर्किंग ग्रुप 3 की रिपोर्ट है, सोशल 3 स्पेशल रिपोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा मेट्रोलॉजी रिपोर्ट है, सिंथेसिस रिपोर्ट है। ठीक है, तो सिंथेसिस रिपोर्ट है वो समरी है, एंड ये रिपोर्ट है कब आई थी, 1990 में आई थी, 1990, 1995, 2001, 2007, 2014 में आई है। एंड असेसमेंट रिपोर्ट 6 में 3 स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। स्पेशल रिपोर्ट कौन सी है, स्पेशल रिपोर्ट आई थी ऑन ग्लोबल वार्मिंग पे आई थी, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आई, 2018 में आई थी ये रिपोर्ट। एंड स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग के अलावा फिर क्लाइमेट चेंज इन लैंड पे आई थी, उसमें बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज का लैंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा फिर इसके बाद में एक स्पेशल रिपोर्ट आई थी ओशियन एंड क्रायोस्फीयर पे आई थी इन चेंजिंग क्लाइमेट 2019 में। 2023 में हमने देखा है कि ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ग्लोबल टेक इंडिसेस का है वो होगा, वो यूएनएफसीसी के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा। इंडिया के जो पंचअमृत है इंडिसेस है उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। पंचअमृत को, पंच प्राण स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड है, पंच प्राण पंच अमृत। देन नेक्स्ट इज अर्थ आवर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अर्थ आवर है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के द्वारा। ठीक है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ क्या है, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। तो WWF वाज एस्टेब्लिश इन 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एक एनजीओ है। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है मोर्ग इन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसका काम क्या है WWF का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। ठीक है, इसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट द डिग्रेडेशन ऑफ प्लेनेट का, जो डिग्रेडेशन है वो उसको सपोर्ट करना है, उसको कम करना है। ठीक है, तो ये अर्थ आवर क्या होता है, इसमें क्या है, 1 घंटे के लिए लाइट बंद की जाती है। नॉन एसेंशियल लाइट होती है, जो हमें जरूरी नहीं होती है, गैर जरूरी लाइट है, उसको बंद किया जाता है 1 घंटे के लिए, फ्रॉम 8:30 टू 9:30। कब, तो साल में 1 दिन इसको किया जाता है। ठीक है, एंड ये कौन सा दिन होता है, ये दिन होता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। तो मार्च को जो लास्ट सैटरडे है उसमें ये 1 घंटे तक लाइट को बंद किया जाता है, 8:30 टू 9:30। ठीक है, सिटीजन के द्वारा ये वॉलंटरी मूवमेंट है। ये 2007 में पहली बार किया गया था ऐसा सिडनी में, उसके बाद में इसको वर्ल्ड पे ले जाया गया था। तो लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मार्च ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ग्रीन टग ट्रांजिशन, ग्रीन टग क्या होता है, बेसिकली ग्रीन ट्रक, ये देखो, ये पिक्चर देखो, यहां से जो ग्रीन ट्रक है ये स्मॉल बोट होती है,
जो बड़े शिप को लोड करने के लिए छोटी छोटी शिप्स होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, टग बोट बोला जाता है। ठीक है, तो टग बोट है उनको बोला जाता है। ठीक है, तो उन वो रिन्यूएबल एनर्जी से, ये जो बोट्स है वो पावर हो रिन्यूएबल एनर्जी से, ये जो छोटी बोट है वो बड़ी बोट को इसको सप्लाई करने के लिए यूज की जाती है। तो ये पावर हो, इनकी जो पावर है वो रिन्यूएबल एनर्जी से चले, उसके लिए ग्रीन टेक प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, ग्रीन टर्न ट्रांजिशन प्रोग्राम है, यानी कि जो अभी क्या है डीजल वगैरह से चलती है तो उसको ट्रांजिशन कराना है, ट्रांजिशन फ्रॉम दैट फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी। ठीक है, इसलिए ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के द्वारा। उसने मिलके आयुष के साथ मिलकर इसको प्रोग्राम को लागू करने के बारे में बात कर रहे हैं, उसको लागू किया है, चलाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रीन हाइब्रिड टग्स है, यानी कि ये बोट है उसको डेवलप किया जाएगा जो कि ग्रीन हाइड्रोजन propulsion सिस्टम पे काम करेगी, बेस्ड अपॉन मेथनॉल, अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन पे इसको चलाए जाने के काम किया जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को इस ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट ऑल द टगबोट वर्किंग ऑन द कंट्री टू ग्रीन हाइब्रिड टगबोट में कन्वर्ट करना है बाय 2025 तक। इन टगबोट को ग्रीन टग्स में कन्वर्ट करना है। इसको जो नोडल एंटिटी किसको बनाया गया है, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। इस बॉडी को बनाया गया है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग है। ये बॉडी है, कहां पे लोकेटेड है, ये गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। तो इसको ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का इसका जो है कर्ता धर्ता बनाया गया है, नोडल एंटिटी बनाया गया है इसका। तो 2025 तक इसको क्या है, ट्रांसफर कर लेना है। तो इंडिया ने टारगेट रखा है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिपिंग बनने का, 2030 तक ग्लोबल हब बनना है हमें ग्रीन शिपिंग का। ग्रीन शिपिंग में क्या है, हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टेरी है वो इसको है, इसका नॉलेज पार्टनर है टेरी। ये जो बॉडी है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन स्पोर्ट है, वो कहां पे लोकेटेड है, गुरुग्राम में लोकेटेड है। तो ये तो इसका क्या है, एक नॉलेज पार्टनर है टेरी, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। वो इसका क्या है, पार्टनर है। ठीक है, नॉलेज पार्टनर है टेरी, इसका द नेशनल सेंटर फॉर ग्रीन एनर्जी का। टेरी इज 1974 में जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। उसका नॉलेज एंड इंप्लीमेंटेशन पार्टनर है ग्रीन शिपिंग वाले का। नेक्स्ट इज अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट। तो अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट को अभी लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था इसको, इंटरनेशनल डे ऑन फॉरेस्ट पे इसको लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल डे ऑन फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट करते हैं हम, मार्च 21 को, मार्च 21 को इंटरनेशनल डे ऑन फॉरेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं, तब इसको लॉन्च किया गया है। तो किसको लॉन्च किया गया है, अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट। तो अरावली इज लोकेटेड इन फोर स्टेट्स में लोकेटेड है। कहां से, गुजरात से होते हुए राजस्थान से होते हुए हरियाणा से दिल्ली तक जो पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट का हाउस है वहां तक ये आती है, अरावली लोकेटेड है। तो उसमें क्या है कि उसमें ये 5 किलोमीटर तक एरिया में क्या है, 5 किलोमीटर के एरिया में ट्री को लगाया जाएगा, ताकि जो डेजर्ट है, राजस्थान का डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, वो आगे मूव न कर पाए। एंड जो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो कितने किलोमीटर में, 5 किलोमीटर वाइड एरिया में इसको प्लांटेशन किया जाएगा 4 स्टेट्स में। एंड ये इंस्पायर्ड है, ग्रेट अफ्रीकन प्रोजेक्ट है उससे, ग्रेट ग्रीन वाल है अफ्रीकन की, वहां से उसको इंस्पायर है। तो ये पार्ट है, ये जो ग्रेट ग्रीन वाल ऑफ अरावली ग्रेट ग्रीन वाल है वो पार्ट होगी नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन है, इसका पार्ट है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन का ये पार्ट है। इसमें एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किए जा रहे हैं, इसमें ये 5 किलोमीटर का बफर जोन अरावली हिल के अराउंड कनेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली, हरियाणा से इसको अभी शुरू किया गया है इस प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट ये हम देखें तो ये यहाँ पे ये लोकेटेड होगा, हरियाणा, राजस्थान, ग्रीन। और ठीक है, तो इट विल स्पेन अक्रॉस लगभग 800 किलोमीटर पे ये जो है अरावली स्पेन चलती है, तो उसके अराउंड 5 किलोमीटर में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा होगा। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली क्या है, गुरु शिखर है, माउंट आबू में लोकेटेड है गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, जैनिज्म के टेम्पल पाए जाते हैं, हम देख चुके हैं कल्चर वाले एपिसोड में। तो अरावली है वो किस किस का सोर्स है, अरावली से लूनी रिवर निकलती है, उसके अलावा साहिबी रिवर है और बनास रिवर है। बनास, साहिबी एंड लूनी रिवर है वो अरावली से निकलती है। इसमें क्या है, तो अरावली ग्रीन ग्रेट वाल प्रोजेक्ट में क्या है, प्लांटिंग नेटिव्स जो ट्री स्पीसीज होती हैं, सरब स्पीसीज है, उनको भी प्लांट किया जाएगा, और इसमें जो वाटर बॉडी है उनको भी रेजुनेट किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री को इस एरिया में प्रमोट किया जाएगा।
एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, नेटिव स्पीसीज को प्लांट किया जाएगा, वाटर बॉडीज को रिनोवेट किया जाएगा इस एरियाज में। तो ये जो प्रोजेक्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, वो इंस्पायर्ड है अफ्रीका का जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो ग्रेट ग्रीन वॉल है वो यहाँ से सेनेगल से लेके ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है, सेनेगल इन वेस्ट टू जिबूती तक जाती है। तो जिबूती यहाँ पे लोकेटेड है। तो जिबूती इज अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, सीड है। तो सोमालिया इजिप्ट देन ये क्या सा है, एरिट्रिया एंड जिबूती है, वो इसका पार्ट है। सुडान न्यूज में है अभी, सुडान में है पीटी ट्राइब है, वो वहां से इसमें हम चलाया है। तो हमने इंडिया ने क्या है ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है ऑपरेशन कावेरी? वहां से लोगों को निकालने के लिए, सुडान से लोगों को निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। कावेरी, ठीक है, ये नोट कर सकते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी एक न्यूज में है। तो जो अफ्रीकन ग्रेट वॉल है वो कहां से लोकेटेड है, सेनेगल टू जिबूती, ठीक है। एंड सुडान से हम निकाले रहे हैं। दारफूर रीजन है, वो कहां पे लोकेटेड है, दारफूर रीजन। दारफूर इज लोकेटेड इन सुडान, ठीक है, सुडान में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज कुछ इनिशिएटिव दिए गए हैं डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए। तो नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2010 में लॉन्च किया गया था। डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट इन द कंट्री, ठीक है। एंड तो ये हम इंडिया इज सिग्नेटरी टू यूएनसीसीडी के हम सिग्नेटरी हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग ऑफ डेजर्टिफिकेशन, उसके सिग्नेटरी हैं। तो उसके लिए हमने इन रिस्पॉन्स में नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन लॉन्च किया था 2010 में। तो ये पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसका हिस्सा है, ठीक है। तो इसको 2010 में शुरू किया गया था। इसके अलावा नेशनल एफोर्सेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एफोर्सेशन यानी कि वो एफोर्सेशन को बढ़ावा देगा, ठीक है। एंड इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एफोर्सेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड है। ये कब बनाया गया था? 1992 में बनाया गया था। इसका काम क्या है? एफोर्सेशन को ये प्रमोट करेगा एंड इको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इन डिग्रेडेड एंड डेजर्ट एरिया में ये एफोर्सेशन को बढ़ावा देगा। वो फॉरेस्ट है जो डिग्रेड हो गए हैं उनमें और ज्यादा फॉरेस्ट लगाया जाएगा, ट्री लगाया जाएगा। नेक्स्ट इज नेशनल बैम्बू मिशन है, इसको हमने लॉन्च किया था 2006 में। तो बैम्बू इज कॉल्ड एज ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है बैम्बू को। तो इंडिया में सबसे सेकंड नंबर पे जो वैरायटीज है वो बैम्बू की पाई जाती है, सबसे ज्यादा वैरायटी है वो चाइना में पाई जाती है, ठीक है। तो नेशनल बैम्बू मिशन हमने 2006 में लॉन्च किया गया था, टू कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड डेजर्टिफिकेशन को रिडक्शन करने के लिए इसमें लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज ग्रीन इंडिया मिशन है। तो ग्रीन इंडिया मिशन को हमने लॉन्च किया था 2015 में, ग्रीन इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था। एंड इसके अंदर क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल, जो ग्रीन इंडिया मिशन है वो पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 2008 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज उसका हिस्सा है। तो उसके अंदर क्या है, 8 हम जो है नेशनल एक्शन प्लान बना रहे हैं, बहुत सारे इसमें 8 पार्ट है। नेशनल मिशन ऑन वाटर है, सोलर पे है, तो वो आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, इसका कौन कौन से 8 कंपोनेंट इसके पार्ट है। उसके अलावा उसी का एक पार्ट है ग्रीन इंडिया मिशन, उसको लॉन्च किया गया था 2015 में इसको लॉन्च किया गया है। एंड गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट पॉलिसी का जो टारगेट होता है, जो फॉरेस्ट पॉलिसी या जो भी आती है उसका 1/3 हमें क्या है, अपना जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो क्या है, फॉरेस्ट होना चाहिए। एंड अभी कितना है, लगभग 24% के करीब है। तो उसमें 1/3 का लेके आना है, 2030 तक हमारा टारगेट है। तो उसका ऑब्जेक्टिव है तो फॉरेस्ट कवर को ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर हमें इंक्रीज करना है फॉरेस्ट को। नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड बनाया गया है इसके लिए। तो ये बनाया गया है, दिस बोर्ड इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूज, सस्टेनेबल लैंड यूज को प्रमोट करता है एंड कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन के लिए ये नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड बनाया गया है। इसके अलावा हमने क्या है, यूएनसीसीडी है। तो यूएनसीसीडी तो रायो डी जेनेरियो में 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। वहां से 3 समिट निकल के आते हैं, यूएनसीबीडी आता है, यूएनसीसीडी एंड यूएनएफसीसीसी आता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से एजेंडा 21 की रिपोर्ट भी आती है, ठीक है। तो ये जो समिट हुआ था वहां से यूएनसीसीडी आता है। तो यूएनसीसीडी का भी इंडिया भी मेंबर है और उसकी क्या है 14th कॉप हुई थी, कहां पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी। वहां से हमने दिया था दिल्ली डिक्लेरेशन। तो दिल्ली डिक्लेरेशन में हमने ये कहा था कि हम जो है जो 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड है उसको क्या है रिस्टोर करेंगे बाय, जो डिग्रेड होगी, जो हमारी जो लैंड डिग्रेडेड हो गई है उसमें से हम क्या है 26 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर कर देंगे 2030 तक, ठीक है, 2030 तक। एंड इंडिया ने बोन प्लेज है वो भी साइन कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का कहां पे लोकेटेड है, ये देहरादून में लोकेटेड है। वहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा, इसके लिए लॉन्च किया गया इसको दिल्ली डिक्लेरेशन में। नेक्स्ट इज ग्रीन, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस दी गई है। तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है,
तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है, ये एक एनजीओ है, वो कहाँ पे पड़ता है, ये एनजीओ कहाँ पे लोकेटेड है, केन्या में लोकेटेड है, ये एक एनजीओ है एंड इसको बनाया गया था किसके द्वारा, वांगरी मथाई के द्वारा इसको बनाया गया था। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एक एनजीओ है किसका, केन्या का, 1997 में 1977 में इसको बनाया गया था। तो ग्रास रूट लेवल पे ये काम करता है। नेक्स्ट इज मियावाकी मेथड है। तो मियावाकी एक अर्बन फॉरेस्ट्री का मेथड है। इसमें छोटे से एरिया में बहुत से एरिया में क्या है, कॉम्पैक्ट लैंड पे क्या है, हाई डेंसिटी फॉरेस्ट लगाए जाते हैं। तो ये एक अर्बन फॉरेस्ट्री का मेथड है। इसको पूछा गया था पिछले साल में। टू रिस्टोर द डिग्रेडेड अर्बन लैंडस्केप को रिस्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है अर्बन एरियाज में। इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ए मिक्सचर ऑफ नेटिव ट्री स्पीसीज को, नेटिव जो ट्री होती है वो लोकल ट्री होती है उनको प्लांट किया जाता है हाई डेंसिटी में इन कॉम्पैक्ट प्लॉट विच अलाउ द, जिसके कारण क्या है जो फॉरेस्ट है वो क्विकली डेवलप हो जाता है। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, वो भी लैंड से रिलेटेड है। तो ये क्या है, टू प्रोटेक्ट एसडीजी 15 इज रिलेटेड टू लैंड। गो बॉर्न चैलेंज हमने पढ़ा था कि हम इंडिया इज सिग्नेटरी टू बॉर्न चैलेंज, ठीक है। तो बॉर्न चैलेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टू सीक द डिग्रेडेड लैंड को हम रिस्टोर करने का टारगेट रखे हैं। एंड तो ये लॉन्च किया गया था बॉर्न चैलेंज वाज लॉन्च्ड इन 2011 में लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो बॉर्न चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्लस किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जर्मनी के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है जो इसमें जो डिग्रेडेड लैंड है उसको क्या है रिस्टोर करना है, ठीक है। कितना डिग्रेड करना है, तो इनिशियली जो टारगेट रखा गया था वो इनिशियली लिखा गया था 150 मिलियन जो हेक्टेयर है उस लैंड को रिस्टोर करना है बाय 2020 तक, ठीक है। अभी इसको बढ़ा के जो टारगेट कर दिया गया है 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोरेशन करना है बाय 2030 तक। तो अभी जो नया टारगेट है वो कितना है, 350 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करना है बाय 2030 तक। तो फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको क्या है अच्छे से बनाना है, तो उसको रिस्टोर करना है एफोरेस्टेशन के द्वारा वहां पे। तो इसके लिए एक अप्रोच फॉलो करते हैं रिस्टोरेशन के लिए, जिसका नाम क्या है, फॉरेस्ट लैंडस्केप अप्रोच फॉलो की जाएगी। तो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन अप्रोच, यानी कि जो पूरा लैंडस्केप होता है उसको क्या है पूरे के पूरे को रिस्टोर करना है। तो पूरा का पूरा उसी को कंजर्व कर देंगे, तो इसको बॉर्न चैलेंज में इसको प्रमोट किया गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।